व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लॉर्ड फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो डे है ना, ये पर्सनली मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे इंडिया के अंदर इसके कंपेयर में और जो 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इन दोनों के कंपेयर में कोई भी और डे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। रीजन क्या है उसका? उसके पीछे बस एक रीजन है साधारण सा। वो रीजन ये है कि ये वो डे हैं जिनको हर एक भारतीय सेलिब्रेट कर सकता है। इसमें किसी भी रिलीजन को लेकर हम लोगों ने बार नहीं लगा रखी है कि ये हिंदू सेलिब्रेट करेंगे, मुस्लिम सेलिब्रेट करेंगे, सिख या ईसाई सेलिब्रेट करेंगे। हर एक भारतीय इनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी की वजह से ये हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है वो अपने अंदर समाहित रखता है। इसीलिए मुझे पर्सनली ये डे काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो आप लोग भी अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए अपने इस दिन को, और एक तरीके से कोई प्रण जरूर लिया कीजिए जब भी कोई डे इंपॉर्टेंट आप लोगों की लाइफ में आता है कि हाँ, कुछ छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में आप लोगों को लेकर आना है। क्योंकि जो इंसान है वो हमेशा टाइम के हिसाब से अगर चेंज होता रहे तो यही एक इंसान की प्रवृत्ति है। आप लोगों ने सुना होगा, वरना रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग को जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग चेंज होते रहे। तो जो भी चेंज आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को अपने अंदर लेकर आना है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 1 जनवरी आ गई, हम लोग को रिजोल्यूशन लेना है, तो इस तरीके के ये भी डे होते हैं जिनमें आप लोग एक नया रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि हाँ, अपनी कोई एक आदत तो चेंज करनी है। तो वो कौन सी आदत है जो आज आप लोग चेंज करना चाहेंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कब से आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो पूरी एसएलवी फैमिली को मेरी तरफ से जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ में एक छोटी सी वीडियो मैंने शेयर की, हालांकि वो पहले भी शेयर की थी, मैंने टेलीग्राम पर भी उसका लिंक डाल दिया है और फेसबुक पर भी शेयर किया है उस वीडियो को। वो वीडियो जो छोटा सा गाना है लगभग 3 मिनट का, मतलब इतना प्यारा लगता है मुझे। जो छोटे छोटे बच्चे जब बात करते हैं टीचर के साथ में और वो उनको रिप्लाई करते हैं, ये रियलिटी में मतलब हार्ट टचिंग सॉन्ग लगता है मुझे। तो सुनिएगा, आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। यहां पर बात बोली गई, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए, जब तक जिंदा हूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मर जाऊं तो तिरंगा कफन चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से अपने देश के लिए भी आप लोगों को थोड़ा कुछ सोचना चाहिए, अपने टाइम में से थोड़ा निकाल के कंट्री को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। अपना विजन थोड़ा सा अलग लेकर आइए, निकालिए थोड़ा सा विजन, एक अच्छा इंसान आप लोग के अंदर से निकल के आएगा। तो थोड़ा सा उनके लिए भी करने की कुछ कोशिश कीजिए। जो आप लोग के पास में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है अच्छे, कभी उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ सोचिए। तो आप लोग को अंदर से जो खुशी मिलेगी ना यार, उसका कोई कंपेयर ही नहीं है किसी और खुशी के साथ में। ये सारी चीजें बस फील हो सकती हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं, बताना एक अलग बात है, पर लेकिन जो फील की जाती है ना अंदर से, उसका कोई कंपेयर नहीं है किसी के साथ में। तो कोशिश कीजिए चीजें फील करने की भी कोशिश कीजिए। एक हल्की सी नजर यहां पर डालते हैं कोविड 19 के केसेस के ऊपर। टोटल मिलाकर 2,13,35,260 केस ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 7,62,403 लोगों की जान जा चुकी है। 1,41,25,393 लोग जो हैं वो यहां से रिकवर कर चुके हैं। हमारी कंट्री जो है वो यहां पर टॉप पर है। अगर बात करें नंबर ऑफ केसेस के मामले में जो डेली आ रहे हैं, 65,000 हमारी कंट्री में आए। देखिए, हमारी कंट्री में जो केस है ना, वो आज की डेट में सबसे टॉप पर आ रहे हैं। वैसे तो यूएस से टॉप पर है, पर लेकिन हमारी कंट्री में सबसे टॉप पर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर यूएसए में और तीसरे नंबर पर है ब्राजील में। तो इस तरीके से हमारी कंट्री टॉप पर चल रही है और जल्दी ही हम लोग ब्राजील को रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से गैप घट रहा है वो काफी बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या है, ये यहां पर 49,134 लोगों की जान अब तक जा चुकी है हमारी कंट्री में। बाकी टॉप पर महाराष्ट्र ही चल रहा है और बिहार जो है यहां पर ये आप लोगों के सामने है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है जल्दी ही यहां पर एक तरीके से बिहार भी 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस करता हुआ आप लोगों को नजर आए। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। आज है सैटरडे को हमारा रिवीजन होता है। तो जो भी हम लोगों ने पूरे वीक में डिस्कस किया है वो आप लोगों को रिवाइज करना है, तभी एग्जाम में आप लोग अप टू द मार्क काम कर पाएंगे। तो जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वो मैप बेस्ड क्वेश्चन सारे चाहिए मुझे। नाम लिखिएगा जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और किस पर्टिकुलर एरिया से वो ओरिजिनेट होती है रिवर। ठीक है, तो कहां से ओरिजिनेट होती है, कम से कम ये आप लोगों को बताना है, रिवर का नाम और कहां से ओरिजिनेट होती है। तो ये आप लोगों को फोकस देकर चलना है। और सैटरडे है तो सैटरडे आप लोगों का एसए का भी डे होता है, यानी कि निबंध भी है आज आप लोगों का, तो ये भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को फॉलो करके चलनी है। ठीक है, बाकी दो काफी बड़ी न्यूज आज की आप लोग बोल सकते हैं वो ये है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रशांत भूषण साहब हैं, इनको गिल्टी पाया गया कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जो कि इनके द्वारा यहाँ पर कई सारे ट्वीट किए गए थे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए। तो इसी में इनको यहां पर गिल्टी पाया गया है प्रशांत भूषण साहब को। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की। दूसरा यहां पर गहलोत विंस, एक तरीके से यहां पर जो राजस्थान में ट्रस्ट बोर्ड जीत गए हैं गहलोत, क्योंकि सचिन पायलट और गहलोत जो हैं वो दोनों यहां पर साथ में आ गए हैं। तो फिर से यहां पर पटरी पर ट्रेन आती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं कब तक ये पटरी पर रहती है, फिर आगे निकलेगी, तो वो हम लोगों को आगे जानने को मिलेगा।
बाकी ये कार्टून में ना आप लोगों से पूछा था, कार्टून में यहां पर जो बात की जा रही है वो रसिया के बारे में बात की जा रही है। रसिया के द्वारा अनाउंस किया गया कि उसके द्वारा स्पुतनिक 5 करके दवाई बनाई गई है। तो स्पुतनिक 5 जो दवाई यहां पर बनाई गई है, ये जो दवाई का नाम इसके द्वारा रखा गया है, ये किसके नाम पर रखा गया है? याद होगा आप लोगों को, न्यूज एनालिस्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो रिवीजन हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए किस दवाई के नाम पर इसको, सॉरी किस डिवाइस के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये जो दवाई है स्पुतनिक 5, ये यहां पर जो बोला जा रहा है कि रसिया के द्वारा जो भी ये दवाई के बारे में बात की जा रही है, तो क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम लोग डायरेक्ट एंटायर पॉपुलेशन पर ही चेक कर लेंगे, फालतू में क्लिनिकल ट्रायल करके क्या करना है। आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं तो आप लोग समझिए। यहां पर अगर कोई दवाई आप लोगों को बनानी है तो ये 6 ऐसे स्टेप है जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में आप लोगों को चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो चीजें आप लोग देखते हैं। फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल होती है, जैसे खरगोश के ऊपर, बंदर के ऊपर, चूहों के ऊपर वो ट्रायल की जाती है, उसको प्री क्लिनिकल ट्रायल आप लोग बोलते हैं। फिर बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो रसिया की जो दवाई है वो यहां पर है क्लिनिकल ट्रायल के अंडर। क्लिनिकल ट्रायल में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया इसको। फर्स्ट कैटेगरी में कुछ लोगों के ऊपर इसको यूज किया जाएगा, सेकंड कैटेगरी में और ज्यादा लोगों के ऊपर, और थर्ड कैटेगरी में इसको लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर यूज किया जाएगा। और यहां पर अगर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है तो ही यहां पर इसको आप लोग सही दवाई मानेंगे। पर लेकिन रसिया ने ये थर्ड वाला जो स्टेप है ये अभी कंप्लीट नहीं किया है, और ये बोला गया कि डायरेक्ट जनता पर इसको यूज कर लेंगे, और बोल दिया है कि स्पुतनिक 5 नाम की हम लोगों ने दवाई बना ली है। तो ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि किस डायरेक्शन में यहां पर ये दवाई बनाने का जो प्रोसीजर चल रहा है। फिर आगे चल के रेगुलेटरी और रिव्यू अप्रूवल मिलता है कि हाँ चीजें सही चल रही हैं, मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं। फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद भी यहां पर क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं कि किस तरीके की दवाई बनाई गई है, जैसी बोली गई थी क्या वैसी दवाई है, क्या मैन्युफैक्चर करने में कोई क्वालिटी डिग्रेड कर दी है, तो फिर वो चेक रहता है। तब जाकर यहां पर 6 स्टेप में दवाई मार्केट में आती है। पर लेकिन अभी तीसरे स्टेप में ही जो मेन स्टेप है वो काफी सारी कंट्री जो है वो इसको इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि ये काफी जनता पर इसका टेस्ट करना होता है। तो वैक्सीन जो है फिलहाल इसी के बारे में रसिया से रिलेटेड ये कार्टून था जो आप लोगों के लिए था यहाँ पर। ठीक है, आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, एक एक कर देखते हैं। लेक्चर अगर आप लोगों को लगता है कि अप टू द मार्क है तो आप लोग यहाँ से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, स्टडी लवर वीर के नाम से। तो जो आर्टिकल है उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर जो ये आर्टिकल है ये यहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी कैसी है उनके बारे में नजर डालेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है ये वाला आर्टिकल, ये यहाँ पर नागालैंड के बारे में बात कर रहा है, और ये आज का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं। ये इजराइल और जो यूएई है उसके रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, तो काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इस आर्टिकल को इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो डिटेल में कवर करूंगा यहाँ पर, आप लोगों को अलग से वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ी सी दिक्कत देखिए, पता है क्या पड़ जाती है, जब इसको किसी आर्टिकल को आप लोगों को यहाँ पर एनालिसिस के बीच में आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, मान लीजिए फिर आप लोगों को रिवीजन करना है तो वो अलग से अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लिया कीजिए। हालांकि कई सारे बच्चे बोलते हैं सर काट कर वीडियो को अपलोड कर दिया करो फिर से, चलिए वो बाद में देखेंगे क्योंकि उसमें भी काफी टाइम लग जाता है वैसे अगर देखा जाए तो यहां से आप लोग जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लिया कीजिए। ठीक है, और मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। और फेसबुक पर मैंने वो वीडियो डाली थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की है, और टेलीग्राम पर भी मैंने वो शेयर कर दी थी। ठीक है, यहां पर ये जो बात कर रहा है ये डेमोक्रेसी और एक तरीके से इंटरनेट के बीच में बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में है। सैटरडे को लोकल आर्टिकल लाते हैं यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो यहाँ पर ये तमिलनाडु के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है उसके ऊपर नजर डालेंगे, पर उससे पहले आप लोग पहले मैप में देख लीजिए किन किन कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात करें यहाँ पर यूएई के बारे में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहाँ पर हो गया ये इजराइल। अगर आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में इन एरिया को देखोगे तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहाँ से ये हो गया यूएई, और यहाँ से जब आप लोग जाओगे तो ये हो गया इजराइल। तो इन कंट्री के बीच में अगर रिलेशन दोनों के बीच में अच्छे हो जाते हैं तो हमारी कंट्री के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बैलेंस बनाने में ही रह जाते हैं कि इनके साथ में ज्यादा अच्छे रिलेशन रखने हैं, इनके साथ में ज्यादा रिलेशन अच्छे रखने हैं। आखिर फंडा क्या है, तो फंडे के लिए आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलूंगा मैं। एक टाइम ऐसा हुआ करता था इजराइल नाम की कोई कंट्री नहीं हुआ करती थी, पर लेकिन फिर आगे चलकर इजराइल नाम की एक कंट्री बन गई 1948 में। तो 1948 से पहले यहां पर पैलेस्तीन नाम की एक कंट्री हुआ करती थी जो कि एक मुस्लिम कंट्री थी, पर लेकिन जैसे यहां पर ज्यूस कम्युनिटी ने आना स्टार्ट किया तो उन्होंने एरिया को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे यहां पर इनकी संख्या बढ़ती गई इन्होंने पैलेस्तीन का अस्तित्व जो है वो खत्म करना स्टार्ट कर दिया। और ये सारा जो भी यहां पर इजराइल के द्वारा किया गया ये किया गया यहां पर जो यूएसए है उसकी सपोर्ट से। तो आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इजराइल के द्वारा पैलेस्तीन का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है, और पैलेस्तीन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक को आप लोग बोलते हैं यहां पर वेस्ट बैंक ये वाला, और जो ये लेफ्ट वाला एरिया है इसको आप लोग बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। तो यहां पर जो वेस्ट बैंक है ये यहां पर एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं फतेह, FATAH।
तो ये इस ग्रुप के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। यहां पर ये एक मॉडरेट तरीके का ग्रुप है, यानी कि ये लड़कर नहीं, ये बात कर कर चीजों का सॉल्यूशन निकालना पसंद करते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो एक छोटा सा ग्रुप है जो कि यहां पर गाजा स्ट्रिप पर रहता है, इसका नाम है हमास। तो हमास ग्रुप जो है ये एक तरीके से इनको टेररिस्ट की उपाधि दे रखी है, क्योंकि ये बोलते हैं कि लड़कर अपना हक लेंगे। हमारी कंट्री की जो एम्बेसी है वो यहां पर है आज के डेट में तल अवीव में। बाकी यहां पर ये गाजा स्ट्रिप हो गई, ये हो गया रमल्ला और ये हो गया जेरूसलम। जेरूसलम को लेकर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर ये है। यहां पर हर एक एरिया जो भी है, यहां पर इजराइल की बात करिए चाहे पैलेस्टीन की, वो इसको अपनी अपनी कैपिटल बताते हैं, क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। पर लेकिन हमारी जो एम्बेसी है वो तल अवीव में है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते किसी के झगड़े में हम लोग टांग अड़ाएं। और आज की डेट में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी यहां पर जो इजराइल की जो कैपिटल है उसको जेरूसलम डिक्लेयर कर दिया गया, तो उस टाइम पर भी काफी गुस्सा देखने को मिला था लोगों के बीच में। ऊपर यहां पर सीरिया हो गया, यहां पर आप लोगों को गोलान हाइट देखने को मिलेगा, जो कि सीरिया का पोर्शन है, पर लेकिन कंट्रोल में किसके है, वो इजराइल के कंट्रोल में है। तो हल्का सा बात उसके बारे में भी करेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साइड में जॉर्डन हो गया और नीचे इजिप्ट हो गया, तो ये एरिया आप लोग याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट मैप है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सीरिया के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर आप लोग समझ पाएंगे ये है अपनी प्यारी कंट्री, और इस पर्टिकुलर एरिया जो कि मेडिटेरेनियन के साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैंने यहां पर अभी बात की। अभी कंडीशन क्या है, आखिर क्या क्या बातें भी देखने को मिल रही है। देखिए जब यहां पर ये इजराइल एक नई कंट्री बनाया जा रहा था यूएसए के द्वारा सपोर्ट कर उस टाइम पर ये इजराइल हो गया और ये हो गए अरब कंट्री से यहां पर यूएई के लीडर। तो कंडीशन क्या थी यहां पर, कंडीशन ये थी कि यूएसए जो है वो एक तरीके से जो अरब वर्ल्ड है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता था, एक ऐसी कंट्री उसके अंदर डालकर, ताकि जब भी वो चाहे अपने हथियार की तरीके से इजराइल को यूज कर सके। वरना इजराइल एक छोटी सी कंट्री पूरे अरब वर्ल्ड पर भारी पड़ गया, तो ये आसानी से पॉसिबल नहीं था जो अरब कंट्रीज हैं उनके ऊपर भारी पड़ जाना, पर लेकिन ये भारी पड़ गया क्योंकि बैकग्राउंड में यूएसए खड़ा हुआ था। अरब कंट्री के बारे में बात करें तो जो ब्लू रीजन है, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, ये सारी अरब कंट्री के बारे में आप लोग इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अभी क्या हुआ है, अभी यहां पर यूएई और इजराइल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो थोड़े अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो इतने लंबे समय से यहां पर वॉर चल रही थी जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया और इजराइल के बीच में, वो थोड़ी कम होगी, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि रिलेशन और थोड़े अच्छे होते हुए नजर आए। देखिए अब तक अगर आप लोग बात करें ना, इजराइल को ये मुस्लिम जो डोमिनेटेड कंट्री है, जो अरब कंट्रीज हैं, ये इजराइल को एक कंट्री नहीं मानते हैं। ये हमेशा इजराइल को बोलते हैं कि तुम यहां से खाली करो, तुमने जबरदस्ती यहां पर एक तरीके से ये पैलेस्टीन वाला एरिया अपने कंट्रोल में लिया है, तो आप लोग यहां पर एक तरीके से इसको खाली करो। और जब इजराइल है उसके पास में तो पावर है, तो वो और आगे बढ़ता जा रहा है और वो पैलेस्टीन के एरिया को और अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है। तो यहां पर उसका एक अलग फंडा है, वो अपनी ताकत के बेस पर काम कर रहा है, और ये जबकि बोल बोलकर ही बस चीजों को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर इजराइल और यूएई के अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो अरब इजराइल रिलेशन में भी थोड़ी चीजें अच्छी होती नजर आएंगी, जो कि काफी लंबे समय से सोचा जा रहा था कि कुछ चीजों को थोड़ा सुधार लेते हैं। अब यूएसए के प्रेसिडेंट जो है कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो अभी रिकॉग्नाइज किया गया एक तरीके से कि इजराइल जो है यहां पर उनके द्वारा एक तरीके से और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है आज के डेट में जो अच्छे करने की कोशिश की जा रही है, ये एक काफी बड़े लंबे समय से कॉन्ट्रोवर्शियल प्लान चला हुआ आ रहा था। क्योंकि देखिए पैलेस्टीन जो वेस्ट बैंक है, यहां पर इजराइल उसको एनेक्स कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारे लोग जो है वहां से रिफ्यूजी बन रहे हैं, यानी कि दूसरे एरिया में जाकर रह रहे हैं अपने घरों को छोड़कर लड़ाई की वजह से। तो इसके चलते जो काफी सारी कंट्री जो है इजराइल को ये बोलती है कि ये गलत तरीके से मानवता के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो अब तक रिलेशन थे, अब तक अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको छोड़ दें, हम लोग हमेशा पैलेस्टीन को सपोर्ट करते थे, पर इजराइल के साथ में हम लोग बिल्कुल ऐसे बात करते थे जैसे कि हम लोग डायरेक्ट खुलकर सामने न आए, यानी कि जैसे ऐसे नहीं होता है कि जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे कपल्स जो रहते हैं अपने रिलेशन को वो छिपाकर रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं किसी के सामने निकल कर आए, तो वो इंडिया और इजराइल के रिलेशन थे। पर लेकिन जब यहां पर बात करें पैलेस्तीन के बारे में, तो पैलेस्तीन को हम लोग बिल्कुल खुलेआम सपोर्ट करते थे, जैसे कि शादी हो गई हो, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ बन गए हो, तो वो रिलेशन हमारे पैलेस्तीन के साथ में थे, तो समझ सकते हैं आप लोग। पर लेकिन अब कैसा हुआ, अब ऐसा हो गया यहां पर कि जो हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन है वो थोड़े डायल्यूट होने स्टार्ट हो गए, और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन है वो थोड़े और अच्छे से सामने निकल के आए। रीजन क्या है, हर एक कंट्री चाहता है किसी ताकतवर कंट्री के साथ में अपने रिलेशन अच्छे रहे। जब हमारी कंट्री में कोई भी अटैक होता है तो इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है, बिना किसी टेंशन के बेबाक तरीके से बोलता है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ। तो ये बातें हमेशा इजराइल के द्वारा बोली जाती है। तो यहां से आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि क्यों हम लोगों ने अब आकर खुलेआम इजराइल को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पैलेस्तीन को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इनके लिए फंड भी देते हैं, वो एक अलग बात है, पर लेकिन इजराइल के खिलाफ हम लोगों ने बोलना अब बंद कर दिया है, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो लैंडमार्क एग्रीमेंट इसको बोला गया, को फर्स्ट गल्फ कंट्री बन गई है इजराइल के साथ में रिलेशन स्टेब्लिश करने वाली यूएई। अब यूएई से पूछा गया कि आप लोग एम्बेसी खोलेंगे, तो उन्होंने बोला बिल्कुल
आगे देखते हैं क्या कंडीशन उसके लिए बनती हैं। और यहां पर जब इजराइल से बोला जा रहा है कि वो किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे, तो वो भी अपना एक अच्छा खासा क्राइटेरिया यहां पर तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आप लोग बात करते हैं सुन्नी अरब किंगडम जो है यहां पर खासकर, और ज्यूइश मेजोरिटी जो इजराइल है, ये यहां पर मिलकर आगे आने वाले टाइम में काम करेंगे। तो यहां पर इस तरीके से देखते हैं। फिर आगे आने वाले टाइम में ईरान जो कि सिया डोमिनेटेड कंट्री है, सिया और सुन्नी कम्युनिटी के बारे में अगर आप लोग बात करें, वो काफी लंबे समय से जद्दोजहद रहती है दोनों जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनके बीच में। और ईरान जो है वो सिया कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया है। और जो यहां पर अरब के बारे में बात करें तो ये सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है। तो हमेशा ये ईरान को कहीं ना कहीं अलग थलग तरीके से देखना पसंद करते हैं एक तरीके से। और इजराइल के भी रिलेशन ईरान के साथ में अच्छे नहीं है, तो और बड़ा ग्रुप यहां पर हो सकता है आने वाले टाइम में ईरान के खिलाफ बनता हुआ नजर आए। इजराइल जो है यहां पर वो अपनी टाई एक्सपेंड करना चाहते हैं दूसरी अरब कंट्री के साथ में, भी बोल रहा है कि मैं अच्छे रिलेशन चाहता हूं। और यूएसए भी होप कर रहा है कि आने वाले टाइम में दूसरी अरब कंट्री जो है वो भी इजराइल के साथ में अच्छे रिलेशन बनाएगी। यानी कि एक साइड में इजराइल चल रहा है, दूसरी साइड में यूएसए अरब कंट्री को बोल रहा है कि आप भी आगे आओ निकल के, थोड़ा ना कि इजराइली आप लोगों की तरफ को हाथ बढ़ाएगा। तो दोनों आगे बढ़ो, तभी चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हो पाएंगी। मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग आज के डेट में देखेंगे कि इजराइल को किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, तो जो ये डार्क येलो वाला रीजन है, इसके द्वारा इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। हमारी कंट्री भी इसके अंडर आती है। रिकॉग्नाइज ओनली जो पैलेस्तीन है यहाँ पर, ये येलो वाली कंट्री है। मैक्सिमम आप लोगों को अरब वर्ल्ड देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारी कंट्री देखने को मिलेगी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, जैसे कि यहाँ पर इंडोनेशिया हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। बाकी रिकॉग्नाइज ओनली इजराइल, ये वो कंट्री है जो ओनली इजराइल को रिकॉग्नाइज करती है। जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ये वाला जो एरिया हो गया बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, जो आप लोगों को ये वाला एरिया दिख रहा है। तो सबका अलग अलग एरिया है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसको जिससे ज्यादा फायदा उठाना है वो उस तरीके से उसको लेकर चल रहा है। अरब इजराइल रिलेशन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आज की डेट में यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ आ रहा है काफी लंबे समय से, जब से डिक्लेयर किया गया था इजराइल को एज ए स्टेट, तब से लेकर काफी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी। अब थोड़ी सी नॉर्मल होती नजर आ रही है। और ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हैं। क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है ये, खासकर जब यहां पर री इलेक्शन होने वाले हैं यूएसए के अंदर में। क्योंकि अगर दूसरे एरिया में आप लोग बात करें, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये वो एरिया है जहां पर इनके रिलेशन जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं रहे, हमेशा रिलेशन जो है वो बर्बाद रहे, डिजास्टर फेज में आप लोग यहां पर देखने को मिले। इसकी वजह से यहां पर, यानी कि कहने का मतलब ये, ईरान के साथ में यूएसए के रिलेशन देखिए, नॉर्थ कोरिया के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, तो या तो कहीं पर कोई निर्णय नहीं आया, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर विनाशकारी रहे, ईरान के साथ में और नॉर्थ कोरिया के साथ में भी कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। तो अगर यहां पर अभी फिलहाल बात करें इजराइल और यूएई के रिलेशन के बारे में, तो एक तरीके से यूएसए की जीत आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यूएसए बोल सकता है कि हाँ कुछ अच्छा किया है इलेक्शन के टाइम पर। तो ये इलेक्शन से पहले एक इस तरीके का फंडा यहां पर तैयार होना, ये एक अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। और यूएसए के द्वारा काफी लंबे समय से ये भी प्रयास भी किया जा रहा था। तो इजराइल और यूएई जो काफी अच्छे दोस्त हैं यूएसए के, इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि दोनों को एक टेबल पर लाकर ये बात कर पाए, वरना ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। इसी के साथ में अगर यूएसए के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों को यहां पर सेवरल जो मीटिंग्स हैं वो इजराइल और यूएसए के जो बेसिकली ऑफिशियल हैं, जो इजराइल और जो बेसिकली यूएई के ऑफिशियल हैं, उनके बीच में कंडक्ट कराएगी, तभी जाकर यहां पर ये एक तरीके से फाउंडेशन रखी गई इस एग्रीमेंट की। वरना इतने आसान तरीके से इस एग्रीमेंट की फाउंडेशन रखना पॉसिबल यहां पर नहीं था, ठीक है। तो यहां पर जो दोनों तरीके से चीजों को कन्विंस करने की कोशिश की गई यूएसए के द्वारा, पोटेंशियल जो है यहां पर आज के डेट में ये काफी ज्यादा रखता है ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट, ताकि अरब वर्ल्ड जो भी सारी कंट्री हैं और जो इजराइल है उनके रिलेशन थोड़े अच्छी डायरेक्शन में चलते हुए नजर आए। पर लेकिन फिर भी आखिर किस तरीके से यहां पर लेकर चला जाएगा पैलेस्तीन को, ये फिर भी एक क्वेश्चन रहेगा कि अब पैलेस्तीन से यहां पर दूर हो रही है। तो बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं आज के डेट में जो ग्रेजुअली अपने आप को पैलेस्तीन से दूर कर रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि पैलेस्तीन का कोई अस्तित्व नहीं है और यूएसए और इजराइल के साथ में रिलेशन गलत कर कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये भी कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि यहां पर अपना साइड में अपना पत्ता काट रही है। यूएई है यहां पर वो ऑफर कर रही है फुड डिप्लोमेटिक रिलेशन है यहां पर जो इजराइल के साथ में, अगर इजराइल जो है ये पैलेस्तीन को अनेक्स करना बंद कर दे तो ये बोला गया है। अगर अरब पीस के बारे में बात करें तो सऊदी अरेबिया के जो इनिशिएटिव है वो भी यहां पर अरब लीग को ऑफर कर रहे हैं कि इजराइल के साथ में बातें करें और एक तरीके से ताकि इजराइल जो है वो विड्रॉ कर ले वहां पर जो उसकी टेरिटरी उसने एनेक्स कर रखी है। तो इस तरीके से यूएई जो है वो एक तरीके से पीस एग्रीमेंट यहां पर लाने वाला है। ये बोल रहा है कि यूएई पीस एग्रीमेंट के साथ में क्लोज हो रहा है यहां पर अच्छे तरीके से यहां पर लेकिन अगर दूसरी साइड में आप लोग देखेंगे यहां पर एक काफी बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है, जैसे जेरूसलम को लेकर इजरायली कैपिटल बनाया गया यूएसए के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में जो सीरियन जो गोलान हाइट थी वो भी यूएसए के द्वारा बोल दिया गया कि इस पे सारी सोवरेनिटी जो है वो इजराइल की है, जबकि ये सीरिया की हाइट है। तो ये कई सारे एरिया ऐसे हैं जिसमें फिर भी यूएसए जो है वो सही काम नहीं कर रहा है।
यानी कि एक साइड में बोल रहे हैं इनको रिलेशन नॉर्मल करो और दूसरी साइड में खुद ही उंगली कर रहे हैं उनके रिलेशन के बीच में। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो देखते हैं कब तक इसको सही ये कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें तो ये बोला जाता है कि आज की डेट में अगर ज्यूस कम्युनिटी को आप लोग बात करें, ठीक है, तो उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है इनह्यूमन तरीके से, इलीगल तरीके से उन्होंने पैलेस्टीन के ऊपर अपना अटैक कर उसको एक तरीके से अनेक्स किया है। ये सही तरीका नहीं है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में बात होनी चाहिए, पैलेस्टीन के बीच में और इजराइल के बीच में, ताकि जो यहां पर चीजों को सोल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। तो जिसने ऑक्युपाई किया और जो ऑक्युपाइड है, तो दोनों के बीच में यहां पर बात होनी चाहिए, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। अगर यूएई है यहां पर और इजराइल के डील के बारे में बात करो, ये लिटिल सिग्निफिकेंस रहेगा अगर यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आता है पैलेस्टीन के लिए, ठीक है। यानी कि दोनों अगर बात नहीं कर पाते हैं तो पैलेस्टीन जो लीडरशिप है यहां पर उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए जो नई रियलिटी निकल कर आ रही है। वेस्ट एशिया के अंदर अरब इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट था यहां पर वो क्लोज होता हुआ जा रहा है और पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंटिन्यू है, तो बिना किसी राहत के। तो यहां पर अगर यहां पर ये वाला साउंड हो जाता है तो पैलेस्टीन का अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए पैलेस्टीन को भी समझना चाहिए और थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखकर चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और अगर बात करें हमारी कंट्री के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारे दोनों के बीच में रिलेशन जो रिलेशन बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। अब ये हमारे लिए टफ नहीं है, हमारे लिए आसान होगा। तो इसलिए हमारे लिए अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही था इनके बीच में रिलेशन मेंटेन करना, जैसे रसिया और यूएसए के बीच में हम लोग बैलेंस करते हैं या फिर चाइना और यूएसए के बीच में बैलेंस करते हैं। तो हमारे लिए आसान होगा अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे रिलेशन हमारे दिख रहे हैं ना, हमारे ऐसे रिलेशन आज के डेट में है नहीं। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं, ऐसा यहां पर बोल रहे हैं राइटर जो है। राइटर के द्वारा बोला गया कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है उनके बारे में बात करते हैं तो जिस तरीके की डेप्थ हमारी फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलती है होनी चाहिए वैसी नहीं है। रीजन क्या है, चैलेंज क्या क्या है? चाइना के साथ में भी आप लोगों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। तो हमारा पड़ोसी देश है, अच्छे रिलेशन नहीं है। कम से कम पड़ोसियों के साथ में अच्छे रिलेशन होने चाहिए तो चीजें जो है वो प्रॉपर वे में चलती रहेंगी, क्योंकि वो आप लोगों के साथ में बाउंड्री टच करते हैं। नेक्स्ट यहां पर नेपाल के बारे में बात करें, छोटा सा कंट्री है पर लेकिन उसके साथ में हमारे रिलेशन काफी बर्बाद हो चुके हैं फिलहाल मैप के इशू को लेकर। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिला। ईरान के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो भी ज्यादा अच्छे नहीं चल रही हैं, क्योंकि वर्चुअली अगर देखें ईरान जो है वो चाइना का अलायंस होता जा रहा है। रीजन इसका सीधा सीधा ये है, यूएस से जिस तरीके से ईरान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया भी उससे दूर हटने की कोशिश कर रहा है, खासकर यूएसए के प्रेशर में आकर। पर लेकिन चाइना के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर यूएसए नहीं बना सकता। तो इसलिए ईरान का लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है यहाँ पर चाइना। तो इसलिए चाइना के पास में जा रहा है ईरान। रसिया को अगर हम लोग बात करें तो रसिया भी चाइना और पाकिस्तान के क्लोज होता हुआ नजर आता है। अगर थोड़ा सा आप लोग लाइन ऑफ कंट्रोल से अगर आप लोग आगे बढ़कर थोड़ा बात करेंगे तो, यानी कि रसिया को जितना हम लोग ट्रस्टवर्दी पार्टनर आज के डेट में मान सकते हैं वो उतना नहीं मानना चाहिए जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि आज के डेट में सिनेरियो चेंज हो चुका है। पाकिस्तान और चाइना के साथ में उसके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। इवन पाकिस्तान के साथ में भी मिलिट्री टाइज उसकी बढ़ रही है, उनको भी वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग यूएसए के करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे वो चाइना और पाकिस्तान के करीब आता जा रहा है। तो इसलिए इंडिया को थोड़ा सा इसको भी समझना पड़ेगा। डीलिंग विद चाइना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, वुहांग वायरस आप लोगों ने सुना होगा। तो चाइना के अंदर एक सिटी है जहां से ये वायरस निकल के आया, जिसको आप लोग कोरोना वायरस बोलते हैं, वुहांग वायरस बोलते हैं, चाइनीज वायरस बोलते हैं। तो इसे चिढ़ते हैं चाइना वाले और ये डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उसको चाइनीज वायरस बोलते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने वांग में एक मीटिंग की जो कि इनफॉर्मल समिट थी, बोला कि रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। चेन्नई कनेक्ट के नाम से फिर आगे चले हम लोग, बोला कि हाँ रिलेशन और अच्छे होंगे। ममल्लापुरम में तमिलनाडु में हुई। पर लेकिन आगे चलकर जब हम लोगों ने देखा तो यहां पर चाइना जैसे ही इंडिया के अंदर घुसा तो हम लोगों ने बोला हिमालयन ब्लंडर कर दिया चाइना के द्वारा ये हरकतें कर। यानी कि एक टाइम पर तो लग रहा था रिलेशन काफी अच्छे हैं, पर लेकिन फिर जैसे ही चाइना के द्वारा ये मिलिट्री एडवेंचर किया गया जिसको हिमालयन ब्लंडर बोला गया हमारे द्वारा, लगने लगा कि जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, बहुत बर्बाद कैटेगरी के रिलेशन है दोनों के बीच में। क्योंकि पहली बार काफी लंबे समय बाद कई सारे लोगों की जान भी चलेगी बॉर्डर के आसपास अगर आप लोग बात करते हैं तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इंडिया के द्वारा बोल दिया गया कि चीजें जो है वो नॉर्मल हो चुकी हैं। पर लेकिन जब तक हम लोग यहां पर देखें अब तक भी वहां पर चीजें नॉर्मल नहीं हुई हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों को पैसिफाई करने की भी कोशिश यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा की गई, ये एक तरीके से झूठ मूठ की बातें बोलकर। अगर देखें यहां पर अब तक भी यहां पर चीजें एंड नहीं हुई हैं और हमने बोला कि जो चाइना है वो एक तरीके से चीजें एक तरीके से हार चुके हैं, वहां पर बाहर निकल चुके हैं, पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। इस स्टेटमेंट के ऊपर कई सारे कार्टून भी हम लोगों ने देखे थे, द हिंदू के द्वारा कई सारे कार्टून पब्लिश किए गए थे उस टाइम पर, तो वो भी यही कंडीशन दिखा रहे थे
जिस टाइम पर यहां पर बताया था कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग वो झूले में झूल रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो कभी लगता है हमारी साइड में, कभी लगता है अपनी साइड में है, तो इसलिए क्लैरिटी नहीं थी उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर भी। रशिया की टाई के बारे में अगर आप लोग बात करें तो 1962 में जब चाइना के साथ में हमारी वॉर चल रही थी तो सोवियत यूनियन ने रिफ्यूज कर दिया था इंटरवीन करने से, उनके द्वारा बोला गया था कि हम लोग बीच में नहीं आएंगे। तो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में यहां पर हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से साइड में हो गए थे रशिया से, और रशिया ने बोल दिया कि एक साइड में मेरा भाई है यानी कि इंडिया और एक साइड में मेरा फ्रेंड है यानी कि चाइना, तो दोनों के बीच में मैं नहीं आऊंगा, आप लोग इसको अपने आप से देखो। इसी के साथ में अगर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, रशिया के साथ में हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो सोची में जाकर मीटिंग की वहां पर, इसी के साथ में वर्ल्ड वॉच तक में हम लोग गए, यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई, तो काफी सारी चीजें यहां पर अच्छी देखने को मिली। पर लेकिन एग्जैक्टली अगर आप लोग बोले रशिया के चाइना के साथ में जितने अच्छे रिलेशन है उतने अच्छे आप लोग आज के में इंडिया के साथ में नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके साथ में काफी ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर हो गई है। जब से G7 से रशिया को बाहर निकाला गया है, G8 कंट्री हुआ करता था, रशिया बाहर निकल गया तो G7 बन गया, तो तब से लेके आज तक अगर आप लोग इसको देखिएगा तो चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन ज्यादा होते जा रहे हैं। उसका एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जो सिनेरियो है वो भी यहां पर रेस्पॉन्सिबल है इंडिया के साथ में ज्यादा अच्छे रिलेशन न होने का। नेक्स्ट यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं क्लोज डिफेंस रिलेशन है, हालांकि रशिया के साथ में 60% हमारा जो आर्म सप्लाइड है रशिया से होता है, पर लेकिन फिर भी हम लोग एक तरीके से सस्टेनेबल तरीके से इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में रशिया जो है काफी डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के ऊपर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर आप लोग बात करें या फिर आप लोग न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में आप लोग बात करें, तो इन दोनों के मुद्दे के ऊपर अभी बात करेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करने की बात की जाती है, इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने की बात की जाती है, पर लेकिन वो बातें हवा हवा में रहती है, आज तक उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया और कोई उनके बारे में ढंग से बातें नहीं करता है। सिक्योरिटी काउंसिल 1979 से कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। 5 लोगों के पास में परमानेंट मेंबरशिप है, कौन कौन सी है? रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया और इसी के साथ में फ्रांस हो गया। इसके अलावा और किसी के पास में वीटो पावर परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। तो यहां सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। वास्ट मेजोरिटी के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो मेंबर ऑफ जो यूएन है यहां पर वो अबोलिश करना चाहते हैं वीटो पावर, पर लेकिन 5 कंट्री नहीं चाहते हैं, तो किस तरीके से यहां पर चीजें पॉसिबल हो पाएगी। इवन हमारी कंट्री के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनके द्वारा इसको क्लैरिफाई किया गया, ये बोला गया जो फॉरेन सेक्रेटरी फॉर्मर हमारी कंट्री के, कि जवाहरलाल नेहरू जी को परमानेंट सीट के बारे में जो हम लोग बातें बोलते हैं कि ऑफर की गई थी, ये एग्जैक्टली यहां पर कोई ऐसा हुआ ही नहीं है पास्ट में कि हमको परमानेंट सीट ऑफर की गई हो, ठीक है, तो ये बातें नहीं हुई है। ऑफर ऐसे नहीं किया गया था कि परमानेंट सीट ऑफर की जाए डायरेक्ट इंडिया को, वो जो मैंने सुना उसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी था उसके बारे में, तो कंडीशन ये थी कि चाइना को हटाने की कोशिश की जा रही थी और इंडिया को वो सीट देने की कोशिश की जा रही थी, उसके चलते यूएसए जो थोड़ा सा वो काम करना चाह रहा था। पर लेकिन ये अलग बात करें कि इंडिया को कोई सीट ऐसे देना चाह रहे थे, तो फॉरेन सेक्रेटरी हमारी कंट्री के बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की बातें हैं, यहां पर ऐसा कुछ भी ऑफर इंडिया के लिए नहीं आया है। इंडिया जो अभी यहां पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे रशिया को बोले हम लोग कि नेटो ज्वाइन कर लो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक तरीके से दुश्मन ग्रुप बनाया गया। रीजन क्या है? क्योंकि आज की डेट में जो एनएसजी है सेटअप किया गया था 1974 में, ये उसलिए सेटअप किया गया था ताकि इंडिया को यहां पर न्यूक्लियर मटेरियल न मिल सके, यानी कि हमारी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए ही यहां पर 1974 में ये बनाया गया था, क्योंकि यूएसए चाहता था उस टाइम पर कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन न मिले, न्यूक्लियर मटेरियल मिलेगा तो न्यूक्लियर वेपन और ज्यादा बनाएगा। तो इस तरीके से एनएसजी जो है सिग्नेटरी यहां पर बोला गया, एनएसजी इज ए सिग्नेटरी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि एक तरीके से यहां पर कोशिश ये की जा रही थी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट बने और फिर एनएसजी में कोई कंट्री आए और इंडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट इंडिया के द्वारा किए गए थे। तो इस तरीके से यहां पर अगर आप लोग देखें तो यूएसए कभी चाहता ही नहीं है कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन हो, जबकि हमारे पड़ोसी देश यहां पर न्यूक्लियर वेपन लिए बैठे हैं, क्योंकि यहां पर पास्ट में भी आप लोग देखते हैं यूएसए का एक अलग ही रवैया रहता था हम लोगों को लेकर, अब कंडीशन चेंज हो रही है तो वो एक अलग बात है। आगे बात करें अगर यहां पर सिविल लायबिलिटीज के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, यहां पर लायबिलिटी लॉज के बारे में, देखिए अगर कोई किसी कंट्री में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर, जैसे आंध्र प्रदेश में बात की जाती है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर बायलैटरल डिस्कशन चल रहे हैं, तो यहां पर राइटर का थोड़ा सा अलग एंगल है। राइटर बोलते हैं कि एक सिविल लायबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज बिल है, यानी कि कल को जैसे हमारी कंट्री में भोपाल गैस त्रासदी देखने को मिली, किसी और एरिया में अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो यहां पर जो सप्लायर है उसकी लायबिलिटी बनती है, यानी कि जो सप्लाई कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कंपनसेशन देने के लिए। तो यूएसए जो है वो हमेशा लायबिलिटीज लॉ को लेकर यहां पर हम लोगों से यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से जब भी बात आती है तो रुक जाता है हमेशा, और इनडायरेक्ट वे में यहां पर दिखाता है कि उसका नुकसान हो रहा है कि वो यहां पर ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। पर लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे तो क्लिंटन साहब के द्वारा यहां पर बोला गया था कि इंडिया और यूएसए के एग्रीमेंट में अगर आप लोग सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन
इंडिया के साथ में करते हो, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या मटेरियल ट्रांसफर इंडिया को, तो इंडिया के लिए ये चीजें बहुत फायदेमंद होगी, पर लेकिन हमारे लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि इंडिया को हमारी कंट्री अगर यहां पर ये एक तरीके से ये इस तरीके की चीजें सप्लाई करेगी, तो हमारा एक तरीके से उदाहरण दे देकर इंडिया दूसरी कंट्री के साथ में भी ऐसे रिलेशन स्टेब्लिश कर लेगा, और फिर हमारे हाथ से भी निकल जाएगा और हमको एक तरीके से इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आप लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी सिटी में आप लोग को अकाउंट खुलवाना है किसी दूसरे बैंक में, और आप लोग का ऑलरेडी एसबीआई या किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, तो वो बोलता है कि उस बैंक से रिलेटेड आप लोग डेटा लेकर आओ और वो यहां पर यूज कर दो, हम लोग आपका अकाउंट खोल देंगे। यानी कि यही इंडिया को बोल रहा है यूएसए कि यहां पर क्लिंटन की अगर आप लोग इसको मटेरियल सप्लाई करोगे तो वो हम लोग को एज ए सबूत के तौर पर रखकर दूसरी कंट्री के साथ में ये रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। तो यूएसए कभी चाहता ही नहीं है रियलिटी में कि इंडिया जो था एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बने, और आज के डेट में कोई इसकी पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं हुई है। अगर आप लोग हिस्ट्री को उठाकर देखोगे तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन का आर्टिकल यहाँ पर बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में 74th इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। थीम जो रखी गई है वो रखी गई है सेल्फ रिलायंस, यानी कि अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। खासकर अगर आप लोग बात करते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में। मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है? जब कई सारी कंट्री के हाथ में पावर हो, किसी एक कंट्री के हाथ में पावर न हो। एक टाइम पर कोल्ड वॉर चल रहा था और यूएसए और यूएसआर के हाथ में पावर हुआ करती थी, तो वो एक अलग कंडीशन थी। पर आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में आप लोग बोल सकते हैं कि हर एक कंट्री जो है वो अपने आप में पावरफुल कंट्री देखने को मिल रही है, और इस तरीके से आज के डेट में मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है। एक साइड में यूएसए, एक साइड में चाइना है, रसिया है, इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, यूके है, फ्रांस है। तो अलग अलग कंट्री आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड यहां पर निकल कर आ रहा है। तो सेल्फ रियलायंस अभी कोविड-19 ने सबको बोल दिया कि सेल्फ रियलायंस रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेल्फ रियलायंस यहां पर इकोनॉमी, प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विस के बारे में बात करते हैं। रीजन ये है कि कोविड-19 के चलते सप्लाई चेन टूट गई। और पैरेलल डायमेंशन में बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग थोड़ा सा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट न होकर अपनी कंट्री के ऊपर भी कुछ डिपेंडेंसी रखो, क्योंकि बाद में फिर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी में ये चीजें जरूर होनी चाहिए। डोमेस्टिक गोल होने चाहिए रिड्यूस करना की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर। फॉरेन पॉलिसी में हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं कि यूएसए ने बोल दिया ईरान के साथ में रिलेशन हटा दो तो हम लोगों ने हटा दिए। ये चीजें सही नहीं है। अपने बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए, नॉर्मली अपने हिसाब से हम लोग काम करना चाहिए। इंडिया की प्राइड के बारे में अगर आप लोग बात करें तो किसी कंट्री के प्रेशर में आकर हम लोग को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर ये भी चीजें बोली जाती हैं। अगर ऑटोनॉमी के बारे में बात करें हमारी कंट्री की पॉलिसी के बारे में, तो अगर जिस टाइम पर बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, यानी कि यूएसए और यूएसआर दो ग्रुप हुआ करते थे 1947 से लेकर 1991 तक, उस टाइम पर भी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ऑटोनॉमी देखने को मिलती थी। 1991 से लेकर 2008 तक भी यहां पर जब यहां पर एक तरीके से यूएसए एक अकेला पावरफुल कंट्री रह गया, तब भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी सही थी। और आज की डेट में भी आप लोग देखते हैं ज्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी, हालांकि अगर देखा जाए किसी से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं एक ऑटोनोमस तरीके से अपने डिसीजन पास्ट से ही लेते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो ऑटोनॉमी रही है एक तरीके से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने बिल्कुल किसी के साथ में बिल्कुल बात करने से, काम करने से ही मना कर दिया है कि नहीं हम लोग तुमसे फायदा, एक तरीके से फायदा नहीं, हम तो तुमसे कुछ भी सहायता नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बातें बिल्कुल अलग हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थोड़ा सा भी यहां पर चीजें चेंज होती है। हिस्ट्री में अगर आप लोग देखिए तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जिस तरीके से यहां पर बातें की जा रही है। 3 इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। 1962 की वॉर चाइना के साथ में, 1971 की वॉर पाकिस्तान के साथ में, और कारगिल वॉर ये भी पाकिस्तान के साथ में। तो इंडिया और चाइना की जब वॉर हो रही थी 1962 में, उस टाइम पर यूएसए से हम लोगों ने इमरजेंसी मिलिट्री एड लिया था। अगर हम लोग ऐसा ना करते, यूएसए से हेल्प न लेते, तो चाइना हमारा ईस्टर्न जो इंडिया है वो पूरा कैप्चर कर लेता, तो हम लोग इसको बचा पाए। 1971 की वॉर में हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की सोवियत यूनियन के साथ में। अगर ऐसा हम लोग न करते तो चाइना और जो यूएसए है ये कहीं ना कहीं ये हम लोगों को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करता पाकिस्तान के सपोर्ट में, और यूएसए ने तो न्यूक्लियर एक शिप भी यहां पर भेज देता जो हमारी कंट्री को एक तरीके से सप्रेस करने वाला था। तो उस टाइम पर यूएसआर बीच में आ गया। कारगिल वॉर के बारे में बात करें तो वेलकम एक तरीके से यहां पर बात की गई, कहीं ना कहीं जो यूएसए के द्वारा पाकिस्तान को फोर्स किया गया अपने एरिया में जाने के लिए, तो ये भी काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो इंडिया को अगर आप लोग देखिए, हम लोगों ने स्टेप तो उठाए, पर लेकिन कभी भी हम लोगों ने अपनी ऑटोनॉमी जो है हम लोगों ने उसके दांव पर नहीं लगने दिया, ठीक है। ऑटोनॉमी फिर भी हमारी बनी रही। तो आज की डेट में भी अगर कोई भी रिलेशन हम लोग को करना है आगे चलकर, तो हम लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा मेजर पावर के साथ में। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके प्रेशर में आकर हम लोग अपनी ऑटोनॉमी को खोल दें, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए।
तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए काफी अच्छा सा यहाँ पर एक तरीका उदाहरण दिया गया है कि अपने सारे जो अंडे हैं वो एक टोकरी में मत रखो, अगर वो टोकरी टूट गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। क्या मतलब है इसका मतलब सीधा सीधा ये है, आज की डेट में अगर इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इंडिया को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूएसए के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए और चाइना और जो रसिया उसको साइड में कर दे, और ऐसा भी नहीं है चाइना और रसिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, रसिया यूएसए को साइड में कर दे। तो बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी आप लोग घर से बाहर निकलते हैं अपने पॉकेट में जो भी पैसे आप लोग के होते हैं उसको 2-3 जगह रख लीजिए। अगर पॉकेट आप लोगों की कोई पॉकेट मार ले या फिर आप लोगों का पर्स निकल जाए कहीं पर, कम से कम इतना तो रहे घर पर वापस आ सके। तो ये कंडीशन आप लोगों को समझनी पड़ेगी, वही चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। टाई विद ईरान और रशिया भी हम लोग को रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हम लोग को करना चाहिए, सेल्फ रियलायंस हमारा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो और ऑटोनोमस तरीके से हम लोग अपने डिसीजन ले पाएंगे। तो इस तरीके से हमारी बास्केट जो है, टोकरी जो है वो बड़ी होनी चाहिए। जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर के बारे में बात करें, यूएसए के साथ भी होना चाहिए, चाइना के साथ भी होना चाहिए, और रसिया और ईरान के साथ भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए, और फोकस होना चाहिए सेल्फ रिलायंस के ऊपर, ताकि अपने हिसाब से अपने रिलेशन को आगे लेकर चल सकें, दूसरे के ऊपर हम लोग प्रेशर में न आए। सेल्फ रियलायंस एक तरीके से अगर आप लोग बात करें, वी आर फ्री एंड सेल्फ रिलायंट, ठीक है, पर नॉट थ्रू आइसोलेशन और एक तरीके से अलायंस, ठीक है। यानी कि एक तरीके से किसी एक कंट्री के साथ में आप लोग अलायंस नहीं करना है और आइसोलेट करके चीजें नहीं चलनी है, वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी आज के में। जैसे हम लोगों ने पास्ट में किया है, लाइक माइंडेड कंट्री के साथ में पार्टनरशिप किया है, जो हमको लगता है हमारे साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं, उनके साथ में अच्छे से काम किया है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम लोग को एक मल्टीपोलर फैमिली की तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलना पड़ेगा। तो मल्टीपोलर वेक्टर हम लोग को रखना पड़ेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी में, किसी एक कंट्री पर नहीं, अगर पूरे पोटेंशियल को हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन यहां पर बताया गया है। अगर सही डायरेक्शन में हम लोग चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। बाकी जो भी आप लोगों का बचा है एक छोटा सा पोर्शन, उसको हम लोग फिर संडे में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कासबनी रिवर के बारे में, तो इसको यहाँ पर काबिनी रिवर के नाम से या फिर कपिला रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये मेजर ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की सदर्न इंडिया के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली गई यहाँ पर। ये केरला के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेसिकली ये हो गई कावेरी रिवर, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये हो गई यहाँ पर काबेनी रिवर, ठीक है। काबेनी रिवर या फिर कासबनी रिवर या फिर कपिला रिवर के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। कासबनी फॉरेस्ट जो है यहाँ पर, ये कर्नाटक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये भी इससे कनेक्टेड है, जो कि आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। तो ओरिजिनेट जो होती है यहाँ पर, ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला से ओरिजिनेट होती है यहाँ पर, ठीक है, और जाकर कहां पर मिलती है? कावेरी रिवर के अंदर। तो इसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय करते रहिए, और लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहाँ से टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और बाकी और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती हैं जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। और इवन आप लोगों को अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो का, तो तुरंत आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, तुरंत आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।